तो चलिए अब आप लोग बताइए कि 24 अप्रैल का दिन ऐतिहासिक रूप में क्या महत्व रखता है। ठीक है, ठीक है। तो देखिए जवाब है कि 24 अप्रैल 1973 को आज के ही दिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय दिया था और यह बेहद मायने रखता है हम सभी लोगों के लिए। एक नागरिक के रूप में भी यह मायने रखता है और एक विद्यार्थी के रूप में भी आपको मायने रखता है। एक नागरिक के रूप में इसलिए मायने रखता है कि अक्सर आप लोग अपने समाज में सुनते रहते हैं, लोग कहते हैं कि हमारा लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, हमारे लोकतंत्र के सामने बड़े खतरे हैं। और यह कोई नई बात नहीं है, इंदिरा जी के जमाने से यह बातें बोली जा रही हैं। जब आपातकाल लगाया गया तो कहा गया कि अब तो भारत में तानाशाही आ जाएगी, अब तो भारत में निरंकुशता आ जाएगी और लोकतंत्र खतरे में। जब 90 के दशक में राजनीति में अपराधीकरण बढ़ना शुरू हो गया तो लोगों ने कहा कि अब तो नेताओं, नौकरशाह और माफियाओं की मिलीभगत से लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी और जनता की आवाज को कोई सुनने वाला नहीं होगा। और यह बातें आज भी कही जाती हैं, वर्तमान सरकार को लेकर भी कही जाती हैं। जो वर्तमान सरकार के विरोधी हैं उनका मानना है कि वर्तमान सरकार निरंकुश तरीके से कार्य कर रही है और हमेशा यह डर यहां दिखाया जाता है कि लोकतंत्र हमेशा खतरे में है। लेकिन इसके बावजूद कभी आपने सोचा कि 75 वर्षों में, पिछले 75 वर्षों में हमारा लोकतंत्र दिन ब दिन मजबूत होता गया है, अधिक परिपक्व होता गया है। उदाहरण के आपके बगल में पाकिस्तान में न जाने कितनी बार सैन्य शासन आ चुका, लेकिन भारत लोकतंत्र को न केवल जी रहा है बल्कि लोकतंत्र के कई अलग अलग आयामों में आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमारे नागरिक शांत नहीं है, चुप नहीं है, अपने अधिकारों को लेकर वे मुखर हैं, संगठित हैं, जागरूक हैं। सरकारें जैसी भी रही हों लेकिन उनका प्रतिकार समाज और अन्य संस्थाओं के द्वारा होता रहा है। तो यह इसके पीछे का राज है। हमारे लोकतंत्र की सफलता का राज क्या रहा है? यहां बहुत सी संस्थाएं रही हैं जिन्होंने समय समय पर हमारे लोकतंत्र को मजबूत और परिपक्व बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और इन्हीं में से एक संस्था है न्यायपालिका। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह जो ऐतिहासिक निर्णय था वह भारत के हर नागरिकों को जानना चाहिए और यह संवैधानिक साक्षरता इसलिए जरूरी है कि आप समझ सकें कि एक निर्णय किस तरीके से लोकतंत्र की रक्षा करने में कारगर उपाय साबित हो सकता है, वह संविधान को सुरक्षित करने में और आपके मूल अधिकारों को सुरक्षित रखने में किस तरीके से यह निर्णय कारगर साबित हुआ है। इसलिए आप सबको यह मालूम होना चाहिए। और अगर एक स्टूडेंट के रूप में देखा जाए तो निश्चित रूप से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आखिर केशवानंद भारतीवाद वह कब आया हुआ था, क्या उसमें निर्णय दिया गया था, आधारभूत ढांचे की धारणा क्या है, इसमें कौन कौन सी धारणाएं शामिल हैं, ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर मुख्य परीक्षा में हम आए तो यहां पर हमसे बड़े अलग तरीके का सवाल पूछा जाएगा, किस्से और कहानियां नहीं पूछी जाएंगी। अक्सर क्या करते हैं आप लोग कि कोई भी डिबेट होता है तो उस डिबेट की कहानी, स्टोरी सुनने में आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन जो यूपीएससी में प्रश्न पूछा जाता है या स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं वहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे समीक्षा पर कि आधारभूत ढांचे की धारणा से आप क्या समझते हैं, इसका आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए, इसका मूल्यांकन कीजिए, तब आपको मालूम होना चाहिए कि इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, इसके महत्व क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग इन्हीं मुद्दों पर एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आइए पहले शुरू करते हैं कि 24 अप्रैल 1973 को जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद यहां पर आया हुआ था और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था तो आखिर मामला क्या था। असल में इस मामले में 24वें, 25वें और 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई थी कि यह संविधान संशोधन सही नहीं। अब यह संविधान संशोधन को चुनौती क्यों दी गई थी, पहले एक बार इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं और तब आपको शायद यह समझना आसान होगा। हम आपको लेकर चलते हैं आजाद भारत के समय 1950 में जब हमारा संविधान लागू हो रहा था। जब हमारा संविधान लागू हुआ तो एक बड़ी दुविधा थी सरकार के सामने। एक तरफ सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता थी सामाजिक न्याय, देश में बड़े स्तर पर गरीबी और असमानता थी, लोगों के जीवन को बेहतर करना सरकार का प्राथमिक उद्देश्य होना चाहिए था। और इस सामाजिक न्याय के आदर्श को पूरा करने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण साधन था वो क्या था? क्योंकि हम कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाले समाज थे और यहां पे भूमिहीन लोगों की संख्या बहुतायत में थी, संपत्ति का केंद्रीकरण कुछ लोगों के हाथों में था जिन्हें जमींदार कहा जाता था
और ऐसे में सरकार ने यह सोचा कि हम लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार करते हैं। जिन लोगों के पास अधिशेष जमीनें हैं उनसे वह जमीनें वह भूमि लेकर हम क्या करते हैं, भूमिहीन लोगों को देते हैं या विकास कार्यों में उनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन दूसरी ओर संविधान में ही संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था, यानी संपत्ति के अधिकार को एक बड़ा महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया था। अब सरकार की दुविधा यह थी कि अगर वह जमींदारों को या किसी की भी संपत्ति को अधिग्रहित करके और उन्हें लोगों में वितरित करने का या विकास कार्यों में लगाने का कार्य करती, तो ऐसे व्यक्ति अपने संपत्ति के अधिकार के उल्लंघन में वह न्यायालय जा सकते थे और वहां पर वह यह कह सकते थे कि उनके मूल अधिकारों का हनन किया जा रहा है। शुरुआत में ऐसे मामले आए भी। तब सरकार ने इस संदर्भ में क्या निर्णय लिया? संसद के द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया और संविधान में एक नई अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया। कहा गया कि 9वीं अनुसूची में अगर भूमि सुधार संबंधी किसी भी कानून को शामिल कर दिया जाता है तो न्यायालय उसकी समीक्षा नहीं कर सकती है, यानी ऐसे जो लैंड रिफॉर्म रिलेटेड लॉ हैं वो इनवैलिड नहीं ठहराए जा सकते हैं, भले ही वो संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करते हो। तो यह 9वीं अनुसूची के साथ यह प्रावधान कर दिया गया और उसके बाद फिर वहां पर सरकार भी अपना सामाजिक न्याय का लक्ष्य लेकर चलने लगी और लोगों के संपत्ति के अधिकार जो थे वह तो बने ही थे। लेकिन इस पूरे मामले में तब अचानक एक बड़ा मोड़ आया जब 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में न्यायालय ने एक अलग तरीके का निर्णय दे दिया। इस मामले में, गोलकनाथ मामले में 11 न्यायाधीशों की पीठ ने यह निर्णय दिया कि मूल अधिकार पवित्र अधिकार अनुल्लंघनीय अधिकार होते हैं, अर्थात संविधान में संशोधन करके भी मूल अधिकारों में कोई कमी नहीं की जा सकती। यानी अगर अब किसी भी तरीके से किसी भी माध्यम से मूल अधिकारों में कटौती करने का प्रयास, कमी करने का प्रयास किया जाएगा तो वह अवैध होगा और वहां पर न्यायालय उसे असंवैधानिक ठहरा देगी। अब संसद और सरकार के लिए तो यह बड़ी दुविधा का विषय आ गया, क्योंकि अभी देश में गरीबी बड़े स्तर पर थी और 1967 में जब यह मामला आया था, देश को आजाद हुए 20 साल हो चुके थे और देश में इस दौर में गरीबी, भुखमरी, खाद्यान्न संकट बड़े तेजी के साथ गहरा रहा था, क्योंकि 1965 के बाद से अकाल के वर्ष चल रहे थे, 2-3 युद्ध हो चुके थे, तमाम तरीके की समस्याएं देश के सामने यहां पर थी। तो इस पृष्ठभूमि में संसद ने यहां पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। 25वां संविधान संशोधन किया गया और यह 25वां संविधान संशोधन देखिए क्या था। 24वें संविधान संशोधन से गोलकनाथ मामले में न्यायालय के निर्णय को बदलने के लिए कहा गया कि अब संसद संविधान में कहीं भी संशोधन कर सकती है, चाहे वह मूल अधिकार ही क्यों न हो। गोलकनाथ ने कहा था, गोलकनाथवाद में न्यायालय ने कहा था कि नहीं, मूल अधिकारों का संशोधन नहीं हो सकता, लेकिन 24वें संविधान संशोधन से कहा गया कि बिल्कुल हो सकता है। 25वें संविधान संशोधन से कहा गया कि अनुच्छेद 39 बी और सी के जो निदेशक तत्व हैं, अगर उन्हें लागू करने के क्रम में अनुच्छेद 14, 19 और 31 के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो ऐसा किया जा सकता है या कहीं से गलत नहीं होगा। अनुच्छेद 39 बी और सी असल में संपत्ति के केंद्रीकरण पर रोक लगाने और संसाधनों के समता मूलक वितरण से संबंधित प्रावधान है और यहां पर पहली बार निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा रही थी। तो इसको भी यहां पर जो है सवाल उठाया गया, क्योंकि संविधान में मूल अधिकार प्रवर्तनीय अधिकार हैं जिन्हें लागू किया जा सकता है बाध्यकारी रूप में, निदेशक तत्व प्रवर्तनीय अधिकार नहीं है। लेकिन यहां पर निदेशक तत्वों को मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी जा रही थी इस संविधान संशोधन के द्वारा। इसी बीच एक और संविधान संशोधन ने इस पूरे मुद्दे को अलग ही रूप दे दिया। 29वें संविधान संशोधन के माध्यम से केरल सरकार के 2 भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब केरल भूमि सुधार कानून के जरिए केरल में जो भूमि संबंधी प्रबंधन था, सरकार वहां पर उसको बेहतर तरीके से करना चाहती थी और भूमिहीन लोगों को भूमि का वितरण करना चाहती थी। अब इस भूमि सुधार कानून में मठ की संपत्ति का भी अधिग्रहण वह सरकार कर सकती थी और ऐसा ही एक मठ था जिसकी संपत्ति का अधिग्रहण वह केरल की सरकार ने कर लिया और उसी मठ के एक संत थे जिनका नाम था केशवानंद भारती। केशवानंद भारती ने इस मुद्दे को यहां न्यायालय में उठाने का प्रयास किया और उनका यह विश्वास था कि न्यायालय उनके पक्ष में निर्णय देगी, क्योंकि यह जो संपत्ति का अधिकार है यह संविधान के तहत मूल अधिकार है
और साथ ही साथ अनुच्छेद 26 में अगर हम देखें तो वहां पर धार्मिक संस्थाओं को अपनी संपत्ति के अर्जन और धारण करने की स्वतंत्रता भी दी गई है। तो इस लिहाज से भी केशवानंद भारती जी को यह लग रहा था कि यह विषय न्यायालय में उठाना चाहिए और जो केरल सरकार का निर्णय है वो सही नहीं है। तो 29वां संविधान संशोधन को भी चुनौती दी गई। अब आइए देखते हैं कि न्यायालय ने इस मामले में निर्णय क्या दिया। न्यायालय के इस मामले में मुख्य न्यायाधीश SM सीकर साहब जो हैं वह इस पीठ की अध्यक्षता कर रहे थे, इस न्यायिक बेंच की। 13 न्यायाधीशों की पीठ थी, 7-6 के अनुपात में यहां निर्णय आया, यानी 7 जो है न्यायाधीशों ने इस केशवानंद भारती वाद के पक्ष में निर्णय दिया और 6 लोग विरोध में यहां पर थे। जो निर्णय आया वह केशवानंद भारती जी के पक्ष में तो नहीं आया, यानी 24वां, 25वां और 29वां संविधान संशोधन वैध मान लिया गया और वहां पर केरल भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल करने को वैध मान लिया गया। इस नजरिए से देखा जाए तो केशवानंद भारती साहब तो यह जो वाद था, यह याचिका हार चुके थे, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो केशवानंद भारती जी तो विजेता के रूप में यहां पर उभरे। उन्होंने एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मामला उठा दिया और इस केस ने एक ऐसी अवधारणा का जन्म दे दिया जिसने पूरी भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक व्यवस्था को बदल के रख दिया। आखिर यह निर्णय ऐसा क्या था? न्यायालय ने यहां पर एक संतुलित निर्णय देते हुए कहा कि संसद संविधान में मूल अधिकारों सहित किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी जो डिबेट चल रहा था गोलकनाथ मामले में, गोलकनाथ मामले के निर्णय को बदल दिया गया। गोलकनाथ मामले में कहा गया था संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है, लेकिन केशवानंद भारती वाद में कहा गया कि बिल्कुल कर सकती है। यह बिल्कुल बदल दिया गया। लेकिन यहां पर न्यायपालिका ने एक बात और जोड़ दिया। न्यायालय ने कहा कि लेकिन संसद संविधान के आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। यानी एक नई धारणा आई, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आया। लेकिन अगर इसकी पृष्ठभूमि में की मैं बात करूं तो इसके पहले भी एक बार इसका जिक्र हो चुका था। असल में 1965 में सज्जन सिंह वाद में यह देखा गया था कि जस्टिस मधोलकर ने यह कहा था कि संविधान में संसद को अगर हमने संशोधन की असीमित शक्ति दे दी तो कहीं ऐसा न हो कि संविधान में संशोधन करते करते एक नया संविधान ही बना दिया जाए। यानी वो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, संविधान की आत्मा, कि कुछ ऐसी मूलभूत विशेषताएं होनी चाहिए जो जस्टिस मधोलकर के शब्दों में सुरक्षित रहनी चाहिए और संसद उस चीज को नष्ट नहीं कर सकती है, ऐसा प्रावधान होना चाहिए। लेकिन उस वक्त सज्जन सिंह केस में इस पर कोई निर्णय आया नहीं था या इसका जिक्र नहीं किया गया था। केवल एक न्यायाधीश जस्टिस मधोलकर ने ही इसका उल्लेख किया था। तो आधारभूत ढांचे की धारणा उस केस में आई नहीं थी, लेकिन उल्लेख जरूर हो चुका था। पहली बार यह मामला और यह अवधारणा केशवानंद भारती वाद में प्रस्तुत किया गया, तो यहां पर केशवानंद भारती वाद में आया। अब सवाल है कि क्या है संविधान का आधारभूत ढांचा? हमारे संविधान में या किसी कानून में आधारभूत ढांचे की धारणा को परिभाषित नहीं किया गया है और न ही न्यायपालिका ने वह आधारभूत ढांचे की धारणा को परिभाषित किया है। तो फिर आधारभूत ढांचा है क्या? तो न्यायपालिका ने कहा कि समय समय पर अलग अलग मामलों में उसके द्वारा एक लिस्ट जारी किया जाएगा जिसमें संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लेख होगा। यह उन्होंने कहा एक बार में हम परिभाषित नहीं करेंगे, हम अलग अलग मामलों में एक लिस्ट जारी करेंगे और उससे आपको यह समझ में आएगा कि आधारभूत ढांचा क्या है। तो आइए देखते हैं कि अलग अलग न्यायिक निर्णयों में क्या क्या आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया। सबसे पहले तो केशवानंद भारतीवाद की अगर बात करें तो इसमें संविधान की सर्वोच्चता, लोकतांत्रिक गणराज्य और शक्ति पृथक्करण, इन्हें संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल किया गया था। इसी तरीके से राजनारायणवाद में बात करें, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद बड़ा चर्चित मामला था। वहां पर न्यायपालिका ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान का आधारभूत ढांचा है। मिनर्वा मिल्स वाद में बोला गया कि मूल अधिकार और निदेशक तत्वों के बीच में संतुलन यह संविधान का आधारभूत ढांचा है। कि हो तो होलोहान वाद में, जिसमें 10वीं अनुसूची की वैधता को चुनौती दी गई थी, विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। पीवी नरसिम्हा राव वाद में कहा गया कि संसदीय लोकतंत्र संविधान का आधारभूत ढांचा है और आधारभूत ढांचा वह होता है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। यहां पर एसआर बोम्मई वाद में कहा गया
कि प्रस्तावना, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद यह संविधान का आधारभूत ढांचा है और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता संविधान संशोधन द्वारा भी। आईआर कोहिलोवाद में कहा गया कि न्यायिक समीक्षा संविधान का आधारभूत ढांचा है और एनजेएसी केस में बोला गया कि न्यायिक स्वतंत्रता संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो अलग अलग जुडिशियल केसेस में न्यायपालिका के द्वारा आधारभूत ढांचे की लिस्ट जारी की गई है और आधारभूत ढांचे का मतलब वैसे तो परिभाषित नहीं है, लेकिन अगर सामान्य अर्थों में बात किया जाए तो आधारभूत ढांचे का आशय संविधान के उन मूल्यों और आदर्शों से है जिनका संविधान के ढांचे की स्थिरता और स्थायित्व में महत्व होता है और संविधान निर्माता जिन्हें अस्थायी मूल्य के रूप में देखना चाहते थे, जो चाहते थे कि जिन्हें नष्ट न किया जाए। यानी भारतीय संविधान के संवैधानिक ढांचे की स्थिरता और स्थायित्व देने के लिए जो मूलभूत संवैधानिक मूल्य और आदर्श हैं, वही संविधान का आधारभूत ढांचा है, जिनकी व्याख्या न्यायपालिका समय समय पर करती है। अब अगला सवाल यह है कि आधारभूत ढांचे की धारणा का महत्व क्या है। आइए देखते हैं आधारभूत ढांचे की धारणा का महत्व क्या है। पहला तो आधारभूत ढांचा यह बताने का प्रयास करता है कि संसद संविधान में सब कुछ संशोधन नहीं कर सकती, यानी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका संशोधन संसद के द्वारा नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि संविधान सर्वोच्च है, संसद नहीं। यानी संसद संविधान की सर्वोच्चता को चुनौती नहीं दे सकता है और यही धारणा संविधानवाद की धारणा कहलाती है। यानी संविधानवाद की धारणा को प्राथमिकता इस केस में दिया गया, संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित किया गया। केशवानंद भारती मामलेवाद में या आधारभूत ढांचे की अवधारणा ने भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता को स्थापित किया, संविधानवाद की धारणा को मजबूत आधार दिया। दूसरा, इसने बहुमत की निरंकुशता पर रोक लगाया। आधारभूत ढांचे की धारणा जब से आई है तो न्यायपालिका द्वारा समय समय पर विधायिका और कार्यपालिका के मनमानेपन पर रोक लगाने का काम किया गया है। जहां कहीं भी यह आशंका उत्पन्न हुई कि संविधान के मूलभूत मूल्यों और आदर्शों के खिलाफ सरकारें काम कर रही हैं, वहां पर न्यायपालिका के द्वारा सरकार के ऐसे कार्यों पर रोक लगाई गई। यह बहुमत की निरंकुशता पर रोक लगाने में सफल रहा और चेक एंड बैलेंस न्यायपालिका के द्वारा जो है लोकतंत्र में एक चेक एंड बैलेंस किया गया। तो यहां पर सरकारें जो हैं वह निरंकुश नहीं हो पाई, बहुमत की निरंकुशता नहीं हो पाई। तो इसका एक बड़ा कारण रहा आधारभूत ढांचे की धारणा। तीसरा, आधारभूत ढांचे की धारणा ने संविधान को स्पष्ट करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। अब अगर आपसे पूछा जाए संविधान के कौन से मूल्य और आदर्श केंद्रीय हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। जितने आधारभूत ढांचे आप कहेंगे ये केंद्रीय मूल्य हैं, इनको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो संविधान के आधारभूत मूल्यों की रक्षा इस धारणा के माध्यम से हो पाई है और सबसे महत्वपूर्ण, आधारभूत ढांचे की धारणा ने मूल अधिकारों की रक्षा में बड़ी भूमिका निभाई है। क्योंकि जहां कहीं भी सरकारें निरंकुश होंगी और लोगों के मूल अधिकारों का हनन करना शुरू करती हैं, वहां पर कौन पहुंचता है? न्यायपालिका। और आधारभूत ढांचे की धारणा के माध्यम से सरकार के कार्यों को वह प्रतिबंधित करती है। इनके अलावा इसने सरकारों की अधिनायकवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया। आप सोचिए कि अगर संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्ति हो, कुछ भी वो संशोधन कर सकता है। कल को कोई सरकार ऐसी आए जिसका संसद में पूर्ण बहुमत हो, पूरी तरीके से बहुमत हो, और वह पूरे संविधान को बदलकर एक नया संविधान बना दे और उस नए संविधान में तानाशाही सरकार की व्यवस्था कर दे। ऐसा अगर कभी संभव हुआ तो लोकतंत्र सुरक्षित होगा, देश का भविष्य सुरक्षित होगा। अब ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आधारभूत ढांचे की धारणा वह संसद के संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित कर देती है। आप हर चीज संशोधन नहीं कर सकते। तो इसने संसदीय निरंकुशता पर रोक लगाई और एक नया संविधान बनने की संभावना पर भी इसने रोक लगाया है। इसलिए आधारभूत ढांचे की धारणा का महत्व बहुत ज्यादा है। अब आते हैं आधारभूत ढांचे की धारणा की आलोचना। इसकी आलोचना भी की जाती है, इसकी कई सीमाएं भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये परफेक्ट कंसेप्ट है। इसकी सीमाएं क्या हैं? सबसे बड़ा चीज तो इसकी वैधानिकता पर, इसकी लेजिटिमेसी पर सवाल उठता है, इसकी संवैधानिकता पर। इसकी संवैधानिकता पर सवाल क्यों उठता है? क्योंकि संविधान में कहीं आधारभूत ढांचे की धारणा का जिक्र तो किया नहीं गया है।
किसी संसदीय कानून में तो इसका जिक्र किया नहीं गया है और न न्यायपालिका ने कभी इसको परिभाषित किया है। तो इसलिए पहला सवाल है कि क्या यह धारणा संवैधानिक है या न्यायपालिका कुछ भी इस तरीके से धारणा दे दे और हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। अगर ऐसा है तो यह शक्ति पृथक्करण की धारणा का उल्लंघन है, क्योंकि इसने एक न्यायिक सरकार की धारणा को जन्म दिया है। न्यायपालिका जो मन में आए वो यहां पे कर सकती है, यानी विधायिका और कार्यपालिका कुछ भी करना चाहे तो वहां पर न्यायपालिका उसको आधारभूत ढांचे की धारणा के आधार पर रोक सकती है। कई बार सरकारों का यह कहना है कि न्यायपालिका निरंकुश हो चुकी है, न्यायपालिका उनको काम नहीं करने देती है, उनके विकास कार्यों को होने नहीं देती है और आधारभूत ढांचे की धारणा के माध्यम से उनके हाथ को बांध कर रख देती है, ऐसा यहां पर लगता है। तो सरकार, विधायिका, कार्यपालिका का मानना है कि आधारभूत ढांचे की धारणा के जरिए न्यायपालिका व विधायिका और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास करती है। जुडिशियल इंक्रोचमेंट ओवर रीच का यह मामला है, जुडिशियल इंक्रोचमेंट का मामला यहां पर है। तीसरा कि यहां पर यह भी आरोप लगाया जाता है कि आधारभूत ढांचे में क्या शामिल होगा यह कौन डिसाइड करेगा? न्यायपालिका डिसाइड करेगी। न्यायपालिका किस आधार पर डिसाइड करती है? कैसे न्यायपालिका को मालूम है कि यही आधारभूत ढांचा होगा? एक ही विषय को लेकर एक न्यायाधीश कुछ और बात कहते हैं, दूसरे न्यायाधीश कुछ और बात कहते हैं। कैसे उनके बीच में जब सहमति नहीं बन पा रही है तो पहले कौन सा निर्णय आया, अब कौन सा, भविष्य में कौन सा निर्णय आएगा? क्या न्यायपालिका किस चीज को आधारभूत ढांचा मान ले, कुछ नहीं कहा जा सकता। और आने वाले 50-100 सालों में कहीं ऐसा तो नहीं कि आधारभूत ढांचे की धारणा में सब कुछ शामिल करते 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 वो पूरा संविधान ही आधारभूत ढांचा हो जाए, उसमें कहीं संशोधन न हो सके। तो यहां पर इसकी जो मनमानी व्याख्या है, एक वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, एक ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, वह कतई नहीं है। तो न्यायिक स्वेच्छाचारिता को बढ़ावा देता है कि न्यायपालिका अपने मनमाने तरीके से इसका इंटरप्रिटेशन करती है और अलग अलग न्यायाधीशों में भी भिन्नता देखी जाती है। इसके अलावा यह आरोप लगाया जाता है कि सामाजिक न्याय के कार्यों में अवरोधक है। यहां पर सरकारों का कहना है, विधायिका, कार्यपालिका का यह कहना है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, हमें जनता ने चुना है और इसलिए संविधान में संशोधन करने की शक्ति वह संसद के पास है और यही संविधान निर्माता भी चाहते थे। लेकिन उनके संविधान संशोधन की शक्ति को हाईजैक कर लिया है जुडिशरी ने, और जुडिशरी ने इसके जरिए वह सोशल जस्टिस के सामने एक बैरियर बनने का प्रयास कर रही है, सरकार के कार्यों को रोकने का प्रयास कर रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसलिए इस बात में कोई शक नहीं है कि आधारभूत ढांचे की धारणा हमारे लोकतंत्र के लिए, हमारे संविधान के ढांचे की स्थिरता के लिए, हमारे शासन व्यवस्था में विश्वास को मजबूत कराने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हाँ, यह भी बात जरूर है कि यह धारणा परफेक्ट नहीं है, इसकी भी अपनी कमियां हैं और इस संदर्भ में न्यायपालिका को विचार करना चाहिए कि वह आधारभूत ढांचे की धारणा में अधिक स्पष्टता लेकर आए और साथ ही साथ यहां पर उसके मानक और मानदंड निर्धारित किए जाएं, जिससे कि कोई भी स्वेच्छाचारी तरीके से इसकी व्याख्या न हो। हमारा जो देश है वह संविधान की सर्वोच्चता और शासन के तीनों अंगों के मध्य बेहतर समन्वय पर आधारित है। हम चाहते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों मिलकर एक उद्देश्य से कार्य करें, वह है संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों की रक्षा करना और इस देश को बेहतर देश बनाना। तो यह उम्मीद किया जाना चाहिए कि समय के साथ साथ आधारभूत ढांचे की धारणा को लेकर सरकार के तीनों अंगों में एक बेहतर समझ और समन्वय विकसित होता जाएगा और यह धारणा भारतीय लोकतंत्र की रक्षा करने में एक मील का पत्थर साबित हुई है, होगी भी। और यह इसलिए हमें श्रेय देने की जरूरत है। आज के दिन को, 24 अप्रैल को, हमें श्रेय देना होगा केशवानंद भारती जी को, जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और उन न्यायाधीशों को जिन्होंने महत्वपूर्ण चर्चा परिचर्चा के बाद इस तरीके का निर्णय दिया। ऐसे तमाम निर्णय हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करने में कारगर उपाय के रूप में देखे गए हैं। तो उम्मीद की जा सकती है कि आधारभूत ढांचे की धारणा आने वाले समय में और प्रभावी और स्पष्ट और वस्तुनिष्ठ रूप में दिखाई देगी। ठीक है, थैंक यू।